Hello everyone, this is Nitasha Chaturvedi and welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247। और जैसा कि आपको पता है मैं यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की प्रिपरेशन करा रही हूँ। उसी में ये हमारी एक नेक्स्ट क्लास है। जिन लोगों ने वीडियोस पुरानी नहीं देखी है, प्रीवियस वीडियोस आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के रिगार्डिंग, और अपकमिंग वीडियोस भी मैं उसी प्लेलिस्ट में अपलोड करूंगी। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके अभी तक के सारी प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। आज की क्लास में जैसे कि अभी मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को DBMS SQL की रिगार्डिंग में पढ़ा रही थी, तो वही हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज की क्लास के बाद हम लोग जो DBMS SQL के जो क्वेश्चंस हैं उसकी एक सीरीज कर लेंगे कि DBMS SQL के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होते हैं। उसके बाद ये जो यूनिट है ये फिनिश हो जाएगी, और इन बिटवीन अगर हमारे कोई क्वेश्चन इससे रिगार्डिंग आते हैं जहां आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आज ER मॉडल एक DBMS में एक अलग से एक टॉपिक है जिसके क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो वो टॉपिक मैं आज की क्लास में पूरा कंप्लीट करने वाली हूँ। तो ये ER मॉडल क्या होता है, तो बेसिकली आप ये समझिए कि जो E का मतलब होता है वो होता है एंटिटी, और R का मतलब होता है रिलेशनशिप। ये एक मॉडल है जो रिप्रेजेंट करता है एंटिटी रिलेशनशिप का स्ट्रक्चर, यानी डेटाबेस। जब हम डेटाबेस बनाते हैं, डेटाबेस क्रिएट करते हैं, डेटाबेस क्या होता है, आप लोगों को जैसा पता होगा डेटाबेस के अंदर हमारा जो डेटा होता है वो स्टोर होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी DBMS क्या होता है, जहां पे हमारा जो डेटा होता है वो मैनेज होता है। यानी ऐसा सिस्टम जो डेटा को मैनेज करता है उसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। मैनेज का मतलब अब ये बहुत तरीके से हमारे डेटाबेस को मैनेज करता है, जैसे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो कि होता है RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें जो हमारा डेटा होता है वो डेटा हमारा रिलेशन की फॉर्म में होता है, और इस रिलेशन को हम बोलते हैं टेबल। इस रिलेशन को हम बोलते हैं टेबल, और टेबल में हमारा जो डेटा होता है वो सारा डेटा हमारा कहाँ स्टोर होता है, टेबल की फॉर्म में। ठीक है, तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अलावा एक नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, एक हिरारिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। इस तरीके से हमने कई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़े थे। आपको मैंने शॉर्ट एक रिवीजन करा दिया। अब इस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी RDBMS जो हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो उसके लिए हमने लोगों ने एक लैंग्वेज पढ़ी थी, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के अंतर्गत ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि RDBMS को सपोर्ट करती है, यानी इसमें जो डेटा हमारा स्टोर होता है वो टेबल की फॉर्म में होता है। तो इसमें हमारी कुछ कमांड्स होती हैं, वो कमांड्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। ये कमांड हमारी 3 रूपों में डिवाइड होती है, DDL, DML और DCL या TCL। अब DDL जब हमें एक टेबल को क्रिएट करना है और उस टेबल का स्ट्रक्चर तैयार करना है, ढांचा तैयार करना है, तो ऐसी कमांड जो टेबल के स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए यूज होती है तो उसे हम DDL कहते हैं। जैसे कि टेबल को क्रिएट करना, तो ये सारी जो कमांड्स होती है वो DDL के अंदर पढ़ते हैं हम। DML डेटा मार्कअप लैंग्वेज, यानी अगर हम इस टेबल के अंदर एंटिटी फिल करनी है कि कोई स्टूडेंट का नेम है, रोल नंबर है, उसका मोबाइल नंबर है, एड्रेस है, तो वो सारा इंसर्ट करना, डिलीट करना, ये सब हम डेटा मार्कअप लैंग्वेज में पढ़ते हैं, DML में। उसके अलावा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, उसके अलावा DCL और TCL यानी डेटा कंट्रोल लैंग्वेज और ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो इसमें हम डेटा को रिवोक करना और मतलब कंट्रोलिंग के लिए जो हम कमांड यूज करते हैं वो हम DCL के अंदर पढ़ते हैं। तो बेसिकली ये सारा कुछ हम DBMS, डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस जहां पर हमारा डेटा स्टोर रहता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, तो ऐसा सिस्टम जहां पर हमारा डेटा मैनेज होता है। मैनेज किस फॉर्म में होता है, जैसे कि अभी एक नॉर्मल तरीके से आपका डेटा पड़ा है, अब आप उसको टेबल की फॉर्म में, ट्री की फॉर्म में, स्ट्रक्चर की फॉर्म में, डायग्राम की फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं। तो ये स्टोरिंग, अब डेटाबेस मैनेजमेंट इस तरीके से एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बना, यानी इस एक सिस्टम तैयार किया गया जहां पे हमारा डेटा मैनेज अपने आप हो रहा है, मैनेज हम उस डेटा को कर रहे हैं। तो अब
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कुछ, उसके अंदर भी कुछ मैनेजमेंट सिस्टम बनाए गए, जैसे आरडीबीएमएस मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, हिरारिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इस तरीके से। अब आरडीएमएस में एक टर्म आया एसक्यूएल। एसक्यूएल एक ऐसी लैंग्वेज है जो आरडीबीएमएस को सपोर्ट करती है, यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को सपोर्ट करती है। ये कमांड्स देती है जिससे कि हमारा डेटा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, या जिससे हमारा डेटा रिलेशन की फॉर्म में स्टोर होता है और मैनेज होता है और कंट्रोल होता है, क्रिएट होता है। तो अब ये एसक्यूएल में कुछ कमांड्स होती हैं। ये कमांड 3 रूपों में हम लोगों ने डिवाइड कर ली, डीडीएल, डीएमएल और डीसीएल, टीसीएल। अब डीडीएल क्या होता है? जब हम ढांचा तैयार करते हैं, टेबल का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, तो उसके लिए जो कमांड यूज की जाती है वो डीडीएल के अंदर आती है। डीएमएल, जब हम टेबल में कुछ एंट्री दे रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, मतलब इंसर्ट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, तो जब इंटरनल हम एंट्री देंगे किसी टेबल के अंदर, तो वो हम डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज यानी डीएमएल के द्वारा देते हैं। अब कंट्रोल करना डेटा को, ट्रांजैक्शन कंट्रोल, डेटा को कंट्रोल करना, तो ये कंट्रोलिंग के लिए हम डीसीएल या टीसीएल का यूज करते हैं। ये मैंने आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा दिया था। अब एक टर्म आता है ईआर मॉडल, यानी एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ये हमारा जो डेटा बेस होता है उसको एक डायग्रामेटिकली फॉर्म में दर्शाता है, यानी ये एक तरह से समझाने का तरीका है कि हमारा जो डेटा बेस है, अगर मुझे उसे डायग्राम की फॉर्म में समझाना है, तो उसके लिए हमने ईआर मॉडल एक नाम रखा कि मैं अपने लोगों को एक प्रेजेंटेशन दे सकूं या अपने लोगों को समझा सकूं डायग्रामेटिकली फॉर्म में, क्योंकि हर किसी को ये कमांड्स तो याद नहीं होंगी एसक्यूएल की, तो उसको इजी करने के लिए मैंने डायग्राम्स का यूज किया। डायग्राम की हेल्प से मैं लोगों को अपना डेटाबेस का स्ट्रक्चर दिखा सकूं कि मेरा डेटाबेस इस तरीके का है। आप लोगों ने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनी के लोग जब अपनी कोई भी डील करने जाते हैं तो वो मोस्टली प्रेजेंटेशंस का यूज करते हैं। तो प्रेजेंटेशन में सपोज उनका फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो कपड़े बनाती है, तो अमेज़न मान लो, तो अमेज़न जब जाएगा तो वो पूरा अपना डेटाबेस तो स्टोर करके नहीं दिखाएगा ना कि हमारे पास ये टेबल है, ये टेबल है, ये टेबल है, इस तरीके से, या फिर अपनी कोडिंग तो दिखाएगा नहीं। तो वो क्या करेगा? एक प्रेजेंटेशन बनाएगा। तो प्रेजेंटेशन में वो ज्यादातर क्या यूज करेगा? डायग्राम्स, ग्राफ्स, ये सब। तो ये इससे ये डायग्राम्स वगैरह के जरिए वो ये दिखाएगा कि इसका इससे रिलेशन है, पहले ये एंट्री हुई थी, अब इसको रिमूव करके अब नया मॉडल इससे रिलेशनशिप है। तो वो एक डायग्रामेटिकली रूप में दिखाएगा, तो डायग्राम से लोगों को इजीली समझने में आसानी होगी। तो बेसिकली जो डेटाबेस का जो मॉडल है, डेटाबेस को डायग्रामेटिकली दिखाने का या स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखाने का जो मॉडल है, जो मॉडल तैयार किया, उसको हम एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल कहते हैं। क्लियर? अब ये ईआर मॉडलिंग, अब इसमें क्या होता है? एंटिटी और रिलेशनशिप का मतलब होता है, एंटिटी मतलब वो डेटा, और उसकी किस किस से रिलेशनशिप हो रही है ये उसमें हम शो करते हैं। अब इसमें कुछ सिंबल्स तैयार किए गए, जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाई यूज ईआर डायग्राम इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हम ईआर डायग्राम मतलब एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम का यूज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्यों करते हैं, क्यों इसकी जरूरत है और क्यों इसकी जरूरत पड़ी। तो इसकी जरूरत अभी जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया कि database and lets you know the fields need embedded in a particular entity. ER diagrams gives up, ये हमें क्या देता है? बस बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है। कोई भी इंफॉर्मेशन जब हम डेटा को स्टोर करते हैं तो उसको समझने की बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है, और पूरी टेबल्स हम लोगों को समझाएंगे कि, या पूरा एक डेटाबेस का दिखाएंगे कि पूरा डिजाइनर, जो भी कंप्यूटर प्रोग्रामर डिजाइनर्स होते हैं, वो पूरा दिखाएंगे कि ये एंट्री है, ये एंट्री है, ये चीजें हैं, वो चीजें, तो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। तो उसको कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए हम लोगों को ईआर डायग्राम की जरूरत पड़ी। ठीक है? इट हेल्प्स डिजायर एलिमेंट यूजिंग एंटिटी रिलेशनशिप। ईआर का मतलब है एंटिटी रिलेशनशिप, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। इट अलाउज प्रीव्यू लॉजिकल स्ट्रक्चर, ये एक लॉजिकल स्ट्रक्चर देता है। यानी अब देखो, कहने का मतलब ये है सिंपल, ये देखो ये रेक्टेंगल्स है, तो अगर हमें एंटिटी को यानी कोई भी डेटा को शो करना है तो हम ये रेक्टेंगल का यूज करते हैं। उसके अलावा अगर मुझे किसी
लाइंस का मतलब होता है, जैसे मेरी ये एंटिटी है, उसके लिए मैंने एक लाइन की, तो लाइन मतलब होता है लिंक, जैसे ये इससे लिंक है, जैसे ये वाला एट्रीब्यूट, ये वाली एंटिटी इस एंटिटी से रिलेटेड है। उसके अलावा अगर कोई वीक एंटिटी है तो मैं उसको डबल रेक्टेंगल से शो करूंगी इस तरीके से। अगर कोई एट्रीब्यूट है तो एट्रीब्यूट को इस तरीके से शो करेंगे एक इलिप्स की फॉर्म में। और एक ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है। ड्राइव्ड एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, एक एट्रीब्यूट है, सपोज किसी स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ है, तो ये डेट ऑफ बर्थ दी है। अब उस स्टूडेंट की एज है, तो बेसिकली डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी एक एट्रीब्यूट है, डेट ऑफ बर्थ में से ही तो एज बनती है, तो एज एक क्या हो गया, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट, यानी उसमें से ही बना हुआ जो एट्रीब्यूट है, डेट ऑफ बर्थ में से ही तो निकला। या तो किसी भी फॉर्म में आपने देखा होगा, या तो आपसे डेट ऑफ बर्थ बोलते हैं या आपसे एज बोलते हैं, लेकिन जब दोनों ही दिए हो आपको तो इसका मतलब डेट ऑफ बर्थ एक बड़ी बात हो गई। डेट ऑफ बर्थ में से ही तो एज निकालेंगे, जब हमें किसी भी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ पता है तो एज तो कुदरती हम निकाल ही सकते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ हमारी एक एट्रीब्यूट हो गया और एज हमारी क्या हो गई, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। और ये सब क्या है, ये इसके सपोज एक फीचर्स हैं। जैसे एग्जांपल ये किसी स्टूडेंट के हैं, तो स्टूडेंट हमारी क्या है, एक एंटिटी। स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट का एज, ये सब क्या है हमारे, ये सब एट्रीब्यूट है। डेट ऑफ बर्थ एक एट्रीब्यूट है, एज एक ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है। अभी मैं और इन क्लियर समझाऊंगी। अब सपोज अगर किसी एंटिटी के नीचे मेरी एक लाइन लगी है, जैसे कि रोल नंबर, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये प्राइमरी की है। जैसे हम नॉर्मली प्राइमरी की बनाते थे, प्राइमरी की क्या होती थी, यूनिक की। जैसे किसी स्टूडेंट की टेबल है तो स्टूडेंट का नेम है, रोल नंबर है, उसका मोबाइल नंबर है, एड्रेस है, और उसके अलावा उसकी काफी सारी चीजें हैं। तो हम लोगों ने रोल नंबर को प्राइमरी की बना लिया। प्राइमरी की क्या होती है, जिससे हम उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करें। जैसे बैंक जाते हो तो बैंक में नेम है, आपका एड्रेस है, आपका फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, ये सारी एंट्री आपने बैंक में दी है। लेकिन बैंक का ये सारी चीजें तो कॉमन भी हो सकती हैं, एक दूसरे कस्टमर से मैच भी हो सकती हैं, लेकिन जो आपका अकाउंट नंबर होगा वो हर किसी कस्टमर का यूनिक होगा। जैसे सपोज आपका आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड में सबके नेम सेम हो सकते हैं, मोबाइल नंबर सेम हो सकता है, लेकिन क्या आधार कार्ड नंबर सेम होगा, तो नहीं होगा। तो ये क्या है, यूनिक एंटिटीज होती हैं जिससे हम प्राइमरी की से डिनोट करते हैं। हम लोगों ने टेबल में लास्ट क्लास में ये चीजें क्लियर की थी। तो अगर मुझे डायग्राम की फॉर्म में प्राइमरी की को शो करना है तो मैंने बस जैसे सपोज लिखा रोल नंबर और उसके नीचे एक लाइन बना दी, क्लियर। उसके अलावा रिलेशनशिप, मुझे जब किसी से रिलेशनशिप शो करनी है तो मैं उसके लिए एक डायमंड बॉक्स का यूज करती हूँ। अगर मल्टी वैल्यूड की बात की जा रही है, जैसे किसी जगह मल्टी वैल्यूड है, उसमें से निकली हुई काफी वैल्यूज है, तो उसके लिए हम डबल इलिप्स का यूज करते हैं। अभी हम क्लियर भी करेंगे इन चीजों को, तो देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एंटिटीज की बात की जा रही है, तो एंटिटी हमारी वीक एंटिटी हो गई। एट्रीब्यूट हमारे क्या होते हैं, एट्रीब्यूट के टाइप्स हैं, की एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। रिलेशनशिप, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, यहाँ से मैक्सिमम हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से आप एक या दो क्वेश्चन मान लो कि पेपर में आने ही आने। रिलेशनशिप से तो क्वेश्चन आना ही है, इट्स फिक्स्ड, कि इससे कोई क्वेश्चन ना आए हर बार ऐसा हुआ ही नहीं है, तो इससे क्वेश्चन तो आना ही है रिलेशनशिप से। 1 to 1 रिलेशनशिप, 1 to many, many to 1, many to many। अब किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, क्या होता है, वो हम इन डिटेल अभी डिस्कस करेंगे। देखो, अब सबसे पहले बात की जाती है एंटिटी। तो एंटिटी क्या होती है, एन एंटिटी कैन बी आइदर अ लिविंग एंटिटी, कोई भी लिविंग और नॉन लिविंग दोनों हो सकती है। इट शोकेस एंटिटी एज अ रेक्टेंगल बॉक्स, तो एंटिटी को हम रेक्टेंगल बॉक्स से शो करते हैं, पहली बात। अब अगर वीक एंटिटी आएगी तो उसे हम डबल रेक्टेंगल बॉक्स से शो करेंगे, ठीक है। अब सपोज यहां पे एक एग्जांपल दिया है कि एक स्कूल है, ये कोई एक स्कूल है, तो स्कूल हमारी क्या है, एक एंटिटी है। क्या है, एंटिटी, मतलब एंटिटी एक स्कूल। एंटिटी में वो चीजें रखते हैं जो मेन चीज होती है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, किसी स्कूल के बारे में। तो स्कूल क्या है, उस चीज की एंटिटी। एंटिटी बेसिकली एक डेटा है जो मेन डेटा है, यानी एक जो क्लास है, क्लास के अंदर सब क्लासेस। सपोज आपका स्कूल, कॉलेज, बैंक, तो ये हमारी मेन एंटिटी हो गई जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम।
या उस ऑर्गेनाइजेशन की जगह, या वो पर्सन का नाम भी हो सकता है, वो टीम का नाम भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्कूल की बात हो रही है, तो ये स्कूल है, तो स्कूल हमारी हो गई मेन एंटिटी। ठीक है, अब स्कूल की रिलेशनशिप देखो, रिलेशन के लिए मैंने क्या बताया था, हम डायमंड बॉक्स का यूज करते हैं। स्कूल का रिलेशन किससे है, क्लासरूम से, तो क्लासरूम यहाँ पे क्या है, वीक एंटिटी। स्कूल क्लासरूम के बिना चल सकता है, चल सकता है। अब वीक एंटिटी कैसे समझते हैं, वीक एंटिटी ऐसे समझते हैं कि स्कूल के बिना पढ़ाई नहीं हो सकती। एग्जाम्पल, स्कूल के बिना पढ़ाई नहीं हो सकती, पर क्लासरूम के बिना पढ़ाई हो सकती है। स्कूल में क्लासरूम नहीं भी होंगे तब भी स्कूल चल जाएगा, तो स्कूल का ही तो एक पार्ट क्लासरूम है। बट क्लासरूम नहीं, पहले स्कूल्स होते थे, क्लासरूम नहीं होते थे, तो लोग नीचे बैठ के पढ़ते थे, जमीन पे बैठ के, एक कमरा सा होता था, उसमें लोग नीचे बैठ के पढ़ लेते थे। कोई खुली जगह गांव वगैरह में पढ़ लेता था, तो वो जहाँ पे वो बच्चे पढ़ाई करते हैं उस एरिया को हमने स्कूल नाम दिया। बट डजंट मीन कि उसके लिए क्लासरूम और बहुत सारी फैसिलिटीज का होना जरूरी है। तो क्लासरूम इज अ पार्ट ऑफ स्कूल, बट स्कूल इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्लासरूम। बात समझ में आ रही है। स्कूल में स्टूडेंट्स का होना जरूरी है, टीचर का होना जरूरी है, बट क्लासरूम का होना जरूरी नहीं है। क्लासरूम एक पार्ट है स्कूल का, पर क्लासरूम होगा तभी पढ़ाई होगी ऐसा नहीं है। तो क्लासरूम क्या है, एक वीक एंटिटी। आप बात समझ लो, वीक एंटिटी किसे कहते हैं। ठीक है, वीक एंटिटी किसे कहते हैं, वीक एंटिटी स्कूल है, क्लासरूम का पार्ट है, लेकिन क्लासरूम के बिना स्कूल ना चले ऐसा नहीं है। तो इसको हमने क्या बनाया, जो वीक एंटिटी होती है उसको हम डबल रेक्टेंगल से बनाते हैं। क्लियर, तो मैंने क्लासरूम बना दिया। अब स्कूल का रिलेशन किससे, क्लासरूम से। ठीक है, अब स्कूल के अंदर क्या है, स्कूल नंबर। बहुत सारे स्कूल है, एक शहर में, इंडिया में बहुत सारे स्कूल है, तो स्कूल के लिए क्या है, स्कूल नंबर। तो ये क्या है, अभी मैंने बताया जो हम इलिप्स से इस तरीके से या सर्कल से ऐसे डिनोट करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, वो एट्रीब्यूट होते हैं। क्या है, एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर क्या है, एट्रीब्यूट। स्कूल किससे रिलेशन रख रहा है, स्कूल नंबर से, और क्लासरूम रूम नंबर से। बहुत सारे क्लासरूम है तो रूम नंबर। बात समझ में आई। तो ये हमारी स्कूल और क्लासरूम की रिलेशनशिप का एक डायग्राम हो गया। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, पेपर में आपसे एक ऐसे ही डायग्राम दे दिया जाएगा। सपोज ये कोई सपोज ये एक शॉप है। ठीक है, शॉप है, और या फिर ये समझ लो ये एक डिपार्टमेंट है कंपनी का, ऑफिस एरिया है, ऑफिस है, और ऑफिस का रिलेशन कंपनी से है। तो कंपनी में ऑफिस नहीं भी होगा तो क्या कंपनी चलेगी, नहीं, कंपनी तो चल सकती है। तो कंपनी हमारी एक मेन एंटिटी हो गई। तो सपोज सिर्फ ये दिया हुआ है पेपर में और आपसे पूछा जा रहा है ऑप्शन में कि इसमें वीक एंटिटी क्या है, ऑफिस है, कंपनी नंबर है, कंपनी नेम है, ऑफिस नेम है, इस तरीके से। तो आप वीक एंटिटी क्या बताएंगे, जहां पे डबल रेक्टेंगल आपको दिख रहा हो। क्लियर, तो यहाँ पे ऑफिस हमारी और इधर हमारी क्लासरूम वीक एंटिटी हो गई। पेपर में इस तरीके क्वेश्चन आएगा। अब क्वेश्चन अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अभी मैंने जैसे कि एट्रीब्यूट बताया था, स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट एक क्या है, स्टूडेंट एक एंटिटी है। स्टूडेंट एक एंटिटी है। अब स्टूडेंट का नेम हो सकता है, स्टूडेंट का एड्रेस हो सकता है, स्टूडेंट का रोल नंबर हो सकता है, स्टूडेंट की एज हो सकती है। तो ये जो एट्रीब्यूट होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट एंटिटी की प्रॉपर्टीज बताता है कि एक व्यक्ति में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट जो होता है वो एंटिटी की, जो एंटिटी होती है, एंटिटी मतलब मेन डेटा। मेन डेटा कौन है यहाँ पे, स्टूडेंट। एंटिटी एट्रीब्यूट, एंटिटी क्या होती है, एंटिटी वो डेटा, मेन डेटा। और एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट एंटिटी की फीचर्स बता सकता है, प्रॉपर्टीज बताता है कि मतलब एक स्टूडेंट है तो उसका एड्रेस हो सकता है, नेम हो सकता है, क्लास हो सकती है, रोल नंबर हो सकता है, मोबाइल नंबर हो सकता है। तो ये सब हमारी एंटिटी एट्रीब्यूट बताता है। क्लियर, तो एट्रीब्यूट क्या है, एट्रीब्यूट यहाँ पे क्या क्या है, एट्रीब्यूट एड्रेस है, नेम है, रोल नंबर है, एज है, और एंटिटी क्या है, एंटिटी स्टूडेंट है।
अगला देखते हैं की एट्रीब्यूट। अब ये की एट्रीब्यूट क्या करता है? की एट्रीब्यूट यूनिकली आइडेंटिफाई एंटिटी। अब इसमें से इस स्टूडेंट में अगर मैं इस स्टूडेंट की अगर मैं यूनिक कोई चीज मानूं कि यूनिक क्या हो सकता है, कोई भी स्टूडेंट का यूनिक क्या हो सकता है? एज यूनिक हो सकती है। एक जैसे एज के एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं, तो क्या एज यूनिक हुई? नहीं हुई। क्या नेम यूनिक हुआ? नहीं हुआ। एक क्लास में एक नाम से एक से ज्यादा बच्चे भी हो सकते हैं। क्या एड्रेस सेम हुआ? एड्रेस यूनिक हो सकता है? नहीं हो सकता है। दोनों भाई या दोनों बहनें या भाई बहन एक ही क्लास में हो, तो क्या उनका एड्रेस सेम हो सकता है? नहीं हो सकता। एड्रेस यूनिक जरूरी नहीं है हो। ठीक है, तो रोल नंबर क्या यूनिक होगा? तो हाँ, योर रोल नंबर यूनिक ही होगा। हर बच्चे का स्कूल में हर क्लास में एक अलग रोल नंबर होता है, तो रोल नंबर यूनिक होगा। तो रोल नंबर के नीचे हम क्या कर लेंगे? ये लाइन। तो इस लाइन से क्या भी मैंने बताया था, प्राइमरी की डिसाइड हो जाएगी कि मतलब ये यूनिक है। ठीक है, तो की एट्रीब्यूट क्या होता है? की एट्रीब्यूट जो यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे यहाँ पर प्राइमरी रोल नंबर पर हम लोगों ने नीचे लाइन कर दी, यानी ये यूनिक है दिखाने के लिए। तो इसको जो यूनिक एट्रीब्यूट होता है, यूनिक की होती है, यूनिक एट्रीब्यूट होता है, यूनिक एट्रीब्यूट होता है, उसको हम की एट्रीब्यूट बोलते हैं। पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा? पेपर में ऐसा कोई डायग्राम होगा, उसमें से आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें से की एट्रीब्यूट क्या है। तो की एट्रीब्यूट यानी वो जो प्राइमरी की, आप ध्यान रखना, प्राइमरी की इनमें से जो यूनिक होगा वो की एट्रीब्यूट होगा। ठीक है, अगर वीडियो में कुछ भी समझने में दिक्कत है या कोई भी कहीं भी परेशानी हो रही है, मैं कहती हूँ एक बार और उसको सुन लिया करो, एक बार और वीडियो को देख लिया करो, आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। इस बात की मैं गारंटी ले रही हूँ। आप लोग एक बार पढ़ के, हो सकता है सबको स्पीड की प्रॉब्लम होती हो, किसी को बहुत स्लो स्पीड लगती है, किसी को फास्ट लगती है, तो उसके लिए एक और सॉल्यूशन है। यूट्यूब में स्पीड मैनेजर आता है, जिसमें आप यूट्यूब की कोई भी वीडियो को अपने अकॉर्डिंग, अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो। अगर आपको स्पीड ज्यादा चाहिए तो आप उसको फास्ट मोड पे लगा के पढ़ सकते हो, स्लो चाहिए तो आप उसको भी कम कर सकते हो। तो आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग उसको मैनेज कर सकते हो। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। अब आता है कंपोजिट एट्रीब्यूट। तो कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है? ये देखो, जैसे यहां पर नेम है, तो नेम क्या है? एक एट्रीब्यूट। अब नेम के भी तो हो सकते हैं कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। मतलब किसी का नाम है विनोद कुमार शर्मा, मान के चलो, तो ये विनोद क्या है? फर्स्ट नेम, कुमार क्या है? मिडिल नेम, और शर्मा क्या है? लास्ट नेम। तो कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है? जो इस एट्रीब्यूट का भी सब पार्ट होगा उसको हम कंपोजिट एट्रीब्यूट कहते हैं। जैसे कि यहां पर नेम के भी सब पार्ट हो गए, तो उसको हमने बोला कंपोजिट एट्रीब्यूट। क्लियर? तो इसको हम शो करते हैं इसी तरीके से, ओवल की फॉर्म में ही। तो फॉर एग्जांपल ये स्कूल है, तो स्कूल में स्कूल का जो रिलेशन है वो स्टूडेंट से है, मान के चलो। अब इस स्टूडेंट के नेम होगा, क्लास होगी, रोल नंबर होगा। अब आप ये देखो कि स्कूल क्या है? स्कूल एक एंटिटी है, ऐसे ध्यान रखो। स्टूडेंट क्या है? एक वीक एंटिटी। क्लास क्या है? एक एट्रीब्यूट। रोल नंबर क्या है? एक एट्रीब्यूट। नेम क्या है? एक एट्रीब्यूट। अब सपोज इस रोल नंबर के नीचे मैंने अंडरलाइन कर ली, तो ये क्या बन गया? ये बन गया की एट्रीब्यूट, यानी इसमें प्राइमरी की है, रोल नंबर यूनिक है। अब इस नेम की भी मैंने क्या कर दिए? नेम के भी मैंने डिवाइड कर दिए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम या मिडिल नेम भी। तो ये क्या होती हैं? इसको बोलते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट। क्लियर? यानी नेम के भी सब पार्ट हो गए, तो उसको हमने कंपोजिट एट्रीब्यूट बोल दिया। अब मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होता है? मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होता है? वन वैल्यू दोज एट्रीब्यूट क्या? मल्टी वैल्यू। मतलब फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट के भी फोन नंबर, जब आपने किसी बच्चे का रिकॉर्ड रखा, ये स्टूडेंट है, इसका आपने रिकॉर्ड रखा कि इसकी एज रखी,
इसकी एज रखी, इसका रोल नंबर रखा, इसका नेम रखा, तो हर बच्चे का एज भी एक ही होगी, रोल नंबर भी एक ही होगा, नेम भी एक होगा। फोन नंबर बहुत सारे हो सकते हैं ना, तो फोन नंबर में आपने डबल लाइन ऐसे डबल ओवल्स कर दिए, मतलब डबल आपने ये बना दिया, इलिप्स बना दिए। तो ये क्या हो गया इसका मतलब हो गया मल्टी वैल्यू, मतलब एक बच्चे के फोन नंबर ज्यादा हो सकते हैं, तो मल्टी वैल्यू मतलब जहां पर उसकी चीजें ज्यादा हो, जहां पर उसके पास ज्यादा वैल्यूज हो, ज्यादा डेटा हो, तो उसको हमने मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट में रख दिया। अब ड्राइव्ड एट्रीब्यूट क्या होता है, जैसे कि अभी ड्राइव्ड एट्रीब्यूट मैंने पहले भी बताया, जिसको हम इस तरीके से शो करते हैं। अगर किसी भी एंटिटी में, जैसे ये एंटिटी है स्टूडेंट, इस स्टूडेंट का एड्रेस है, नेम है, डेट ऑफ बर्थ है। अब आपको दिख रहा है ऑलरेडी ये डेट ऑफ बर्थ का एक कॉलम दिया है, यानी डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी एक एट्रीब्यूट है। तो एज तो हमें किसी भी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ से पता ही चल जाएगी। तो जब डेट ऑफ बर्थ भी दिया है और एज भी दिया है, उसी तरीके का कोई और भी एट्रीब्यूट दिया हो, तो जो दूसरा वाला एट्रीब्यूट है जो उससे कमजोर है, डेट ऑफ बर्थ और एज में क्या ज्यादा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ पता होगी तो एज तो पता चल जाएगी, पर एज पता है तो डजंट मीन कि उसकी डेट ऑफ बर्थ पता चल पाएगी। तो उस क्योंकि सपोज की एज का हम एक अनुमान लगा देंगे, वो इतने साल का है, लेकिन हमें मंथ तो पता नहीं चल पाएगा कि किस मंथ में कितने साल कितने महीने का है वो। तो एज एक क्या हो गया, वीक ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। क्या हो गया, ड्राइव्ड। क्यों? क्योंकि वो इससे ही मिलके बना है। अब आती है मेन चीजें जहां से क्वेश्चन 110% आना ही है, दैट इज रिलेशनशिप। अब ER मतलब एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। हम रिलेशनशिप बताते हैं कि किसमें क्या रिलेशनशिप है, और रिलेशन को हम दिखाते हैं डायमंड बॉक्स से। जैसे एक स्टूडेंट है, वो किसी कोर्स से कोई ना कोई कोर्स करना है, बीटेक, BCA, MCA, कोई ना कोई कोर्स करना है। तो स्टूडेंट और किसी कोर्स के बीच में पढ़ी तो रहा है, कोर्स क्या है, पढ़ रहा है ना, तो स्टूडेंट और कोर्स के बीच में स्टडी क्या है, एक रिलेशनशिप। क्या है, रिलेशनशिप। तो स्टूडेंट और कोर्स के बीच का क्या है, ये स्टडी रिलेशनशिप। क्लियर? अब ये रिलेशनशिप बहुत टाइप की होती है, 1 to 1, many to 1, many to many, 1 to many, ये। तो पहली रिलेशनशिप होती है 1 to 1। 1 to 1 का मतलब है, जैसे अगर कोई स्टूडेंट है तो उसका एक ही ID कार्ड होगा, तो स्टूडेंट हैज 1 ID कार्ड, तो एक स्टूडेंट और एक ID कार्ड। तो ऐसे रिलेशनशिप को 1 to 1 बोलते हैं। जैसे कि मैं ये बोलूं कि स्टूडेंट का हैज रोल नंबर, तो आप बताओ कि स्टूडेंट का, हर एक स्टूडेंट का कितना रोल नंबर हो सकता है? हर एक स्टूडेंट का एक ही तो रोल नंबर हो सकता है, तो ये क्या होगी, 1 to 1। अगर मैं बोलूं स्टूडेंट का, देखो आप ऐसे ही समझ लो डायरेक्ट, 1 to many। अगर जब हम किसी जगह शॉपिंग करने जाते हैं या कस्टमर की बात होती है, जैसे हम ऑर्डर करते हैं Amazon, फ्लिपकार्ट से, अब जब शॉपिंग करते हैं यानी ऑर्डर करते हैं, तो आप एक कस्टमर हो, लेकिन आप कितने ऑर्डर कर सकते हो, मल्टीपल ऑर्डर कर सकते हो। तो यहाँ पे जब 1 मतलब कस्टमर आप एक, और ऑर्डर मल्टीपल ऑर्डर कर सकते हो, तो यहाँ पे क्या रिलेशनशिप होगी, 1 to many। जैसे कि एक स्टूडेंट है वो स्टडी कर सकता है, स्टूडेंट एक एंटिटी स्टडी कर सकता है सब्जेक्ट्स। तो एक स्टूडेंट कितना, एक स्टडी कर सकता है, कितनी स्टडी कर सकता है, मल्टीपल सब्जेक्ट, मैनी सब्जेक्ट्स। आप एक, जरूरी नहीं है ना एक सब्जेक्ट में, एक ही सब्जेक्ट में बाउंडेड हो, आप कितने भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो ना। तो आपकी रिलेशनशिप क्या होगी, स्टूडेंट और सब्जेक्ट के बीच की रिलेशनशिप 1 to many। क्लियर? सिमिलरली मैनी टू 1 रिलेशनशिप क्या होती है, जब मैनी टू 1 में आप समझो कि जब मैनी स्टूडेंट, जैसे कि कोई भी कोर्स है, तो कोई भी कोर्स को इनरोल, मतलब कोई भी कोर्स में जो भाग लिया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ले सकते हैं ना, जरूरी नहीं है ना कि आप सिंगल ही स्टूडेंट ले रहे हो। तो मैनी स्टूडेंट इनरोल 1 कोर्स, तो यहाँ पे रिलेशनशिप क्या होगी, मैनी टू 1। या फिर आप ये बोल सकते हो कि आपका यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का जो एग्जाम होगा, तो यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का जो एग्जाम है, वो इनरोल कितने लोगों ने किया है, उसको कितने लोग दे सकते हैं एग्जाम।
तो यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्जाम कितने लोग दे सकते हैं? तो यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर क्या है? यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर हमारा एक एग्जाम है, एक एग्जाम, और जिसको देने वाले मैनी है। तो अब यहाँ पर जो रिलेशनशिप क्या बना, वो क्या बना? 1 to many। तो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है ये रिलेशन, आपको बस ये ध्यान रखना है। इधर देखो, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर एक एग्जाम है और देने वाले कितने हैं? मैनी, तो 1 to many। ठीक है, आप ऐसे याद रखो। या फिर आप कोई भी देख सकते हो कि यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में एग्जाम में वैकेंसी कितनी है? 930। तो 930 एक नंबर है, बहुत सारे, तो मैनी। और कंप्यूटर ऑपरेटर एग्जाम कितना है? एक। तो यहाँ पे रिलेशनशिप क्या हो गई? 1 to many, ऐसे याद रखो। अब देखो, मैनी टू मैनी, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स एम्प्लॉइज हैं किसी कंपनी को, उनको प्रोजेक्ट्स असाइन होते हैं। जरूर एक ही प्रोजेक्ट असाइन हो ऐसा तो नहीं है, मल्टीपल प्रोजेक्ट असाइन होते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आप शॉपिंग करने गए तो आपका मार्केट में, आपके मार्केट में हैव शॉपिंग। तो कोई भी व्यक्ति मार्केट जाएगा तो मार्केट बहुत बड़ा होता है, मार्केट में बहुत सारी शॉप होती है, तो मैनी शॉप्स। और शॉपिंग मैनी कर सकता है, एक ही प्रोडक्ट की शॉपिंग तो करने नहीं गया कोई भी, मैनी। तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। या फिर आप सोचो कि जो किसी भी स्टूडेंट्स हैव डायमंड बॉक्स, हैव स्कूल। तो स्टूडेंट्स से बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो मैनी, और मैनी स्कूल्स में पढ़ सकते हैं। तो कोई फिक्स स्कूल की बात नहीं हो रही है, तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप यहां पर हो गया। तो आपको यहां पर समझ में आएगा, रिलेशनशिप होती है हमारी 1 to 1, 1 to मैनी, मैनी टू 1 और मैनी टू मैनी। तो आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि ईआर डायग्राम क्या होते हैं, ईआर मॉडल क्या होता है, ईआर डायग्राम हम क्यों यूज करते हैं, इसके सिंबल्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एंटिटीज के एट्रीब्यूट क्या होते हैं, की एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट, रिलेशनशिप्स क्या होती हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने आज की क्लास में डिस्कस की हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मैं इससे रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस हैं और जो प्रीवियसली एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वो भी डिस्कस करूंगी। वैसे मैंने आपने देखा होगा सारी वीडियोस के एंड में क्वेश्चंस देती हूँ, बट क्योंकि ये वाली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की क्लासेस ऑलमोस्ट 5 हो चुकी हैं और कुछ में मैंने क्वेश्चंस दिए भी हैं, कुछ में नहीं भी दिए हैं, और इसके क्वेश्चन 10 से 12-15 एग्जाम में 101% पूछे जाते हैं। पूरे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रही हूँ मैं, कि इससे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत 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 ज्यादा। आप अगर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अच्छे से तैयार कर लोगे, जिसके अंदर आप एसक्यूएल, डीबीएमएस और एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम ये सारी चीजें कर लेते हो, तो 10 से 15 नंबर, मिनिमम 10 मैक्सिमम 15 नंबर तक आप स्कोर कर सकते हो इस चैप्टर के, सिर्फ इसी चैप्टर के बिहाफ पर। तो अपने आप में एक बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी है अगर आप उसको अच्छे से समझोगे। अगर जिसको कोई भी पार्ट में कोई भी दिक्कत है, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछो। साथ ही एक बार वीडियो दोबारा से देखो, जरूरी नहीं है हमको एक ही बार में क्लियर हो जाए, 2 बार देखो, 3 बार देखो, आपको जरूर क्लियर होंगे, आई एम श्योर। और बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करो। आप लोग सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और ज्यादा एफर्ट्स करूं और डेली वीडियोस लेके आऊं। तो बस आप लोगों से इतना ही सपोर्ट चाहिए कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे और लोगों का भी फायदा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।